आजकल हर निवेशक के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, भारतीय बाजार आखिर गिर क्यों रहा है। ये जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं जिन्हें हम FIIs कहते हैं, वो भारत से अपना पैसा बाहर क्यों निकाल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी पर ही सवाल या निशान लग गया हो। चलिए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंडियन मार्केट में असल में हो क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से जा क्यों रहे हैं। चलिए जरा आंकड़ों की मदद से इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और आंकड़े सच कहूं तो काफी चौंकाने वाले हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 2.4 लाख करोड़ रुपए। जी हां, हाल ही में FIIs ने इंडियन सेकेंडरी मार्केट से इतनी बड़ी रकम निकाली है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और इसका बाजार पर सीधा असर पड़ना तो लाजमी है। तो चलिए इस ग्रेट इंडियन सेल ऑफ की तह तक चलते हैं। अब इस बड़ी बिकवाली को ठीक से समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि ये FIIs होते कौन हैं और कैसे इनके फैसले हमारे बाजार और रुपए की चाल को पूरी तरह से बदल सकते हैं। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये बड़े बड़े विदेशी फंड्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड या हेज फंड। ये एक साथ अरबों डॉलर का पैसा किसी दूसरे देश के बाजार में लगाते हैं। जब ये खरीदते हैं तो बाजार में जबरदस्त तेजी आती है और जब ये बेचना शुरू करते हैं तो जैसा हम आजकल देख रहे हैं, गिरावट का माहौल बन जाता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एक निवेशक की दुविधा। ये समझने के लिए कि FIIs भारत से पैसा निकाल क्यों रहे हैं, हम एक सीधी सी तुलना करेंगे। देखेंगे कि 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करने पर रिटर्न कैसा मिलता है। तो एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक अमेरिकी FII ने जनवरी 2025 में $1 लाख का निवेश किया और यह पैसा 3 अलग अलग बाजारों में लगाया, भारत, अमेरिका और चीन में। अब 1 साल बाद जब वो अपना पैसा निकालने आए तो उनके निवेश का क्या हुआ। चलिए इसी यात्रा को ट्रैक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। यहां निवेशक को एक नहीं बल्कि दोहरा झटका लगा। कैसे? देखिए, $1 लाख जब भारत आए तो उस वक्त के एक्सचेंज रेट के हिसाब से बन गए 86 लाख रुपए। बाजार 7% चढ़ा तो यह रकम बढ़कर हो गई करीब 92 लाख 2,000 रुपए। बढ़िया है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद आया कैपिटल गेन्स टैक्स 12.5% का। टैक्स चुकाने के बाद हाथ में बचे 91,26,750 रुपए। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ, करेंसी का खेल। इस 1 साल में रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया। जब निवेश किया था तब $1 86 रुपए का था और जब पैसा निकाला तो $1 91 रुपए का हो गया। तो जब निवेशक ने अपने रुपये वापस डॉलर में बदले तो उन्हें मिले सिर्फ $1,294, यानी पूरी मेहनत के बाद नेट प्रॉफिट हुआ सिर्फ $294 का। जरा सोचिए इस बारे में। पूरे 1 साल का रिस्क लिया, बाजार के उतार चढ़ाव को झेला और रिटर्न मिला सिर्फ 0.29%। अरे ये तो बैंक के सेविंग्स अकाउंट से भी कम है। मतलब सारा का सारा मुनाफा रुपए की गिरावट और टैक्स खा गया। ऐसे में कोई निवेशक क्यों ही पैसा लगाएगा। और ये चार्ट, ये तो पूरी कहानी को एक ही नजर में साफ कर देता है। एक तरफ भारत का ना के बराबर रिटर्न सिर्फ 0.29% और दूसरी तरफ देखिए, उसी $1 लाख पर अमेरिका में मिला 16.4% का रिटर्न और चीन में तो 30% का जबरदस्त मुनाफा। अब यह फैसला करना मुश्किल नहीं है कि एक निवेशक अपना पैसा कहां लगाना पसंद करेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि रुपए की गिरावट और टैक्स, इन दोनों ने मिलकर विदेशी निवेशक के मुनाफे को लगभग खत्म ही कर दिया। देखिए, निवेशकों के लिए इमोशन से ज्यादा नंबर्स मैटर करते हैं और इस केस में नंबर साफ साफ बता रहे थे कि भारत में पैसा लगाना फायदे का सौदा नहीं रहा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ गणित और रिटर्न की नहीं है। इसके अलावा भारत की अपनी कुछ अंदरूनी चुनौतियां भी हैं जो विदेशी निवेशकों को परेशान कर रही हैं। जी, यहां 3 बड़ी वजहें सामने आती हैं। पहली, इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब बाजार महंगा लग रहा है। दूसरी वजह है कंपनियों की कमजोर कमाई, यानी उनकी अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी नहीं है। और तीसरी, भारत में फिलहाल AI जैसा कोई बड़ा हॉट इन्वेस्टमेंट थीम नहीं है जो अमेरिका और चीन जैसे बाजारों में निवेशकों को खींच रहा है। ऊंचे वैल्यूएशन को ऐसे समझ सकते हैं, निफ्टी का जो मौजूदा PE रेशियो है वो 24 के आसपास है, जबकि इसका लॉन्ग टर्म औसत 22 का रहा है। सीधे सीधे कहें तो शेयर अपनी ऐतिहासिक औसत कीमत से महंगे मिल रहे हैं और जब चीजें महंगी होती हैं तो निवेशक थोड़ा सतर्क हो ही जाता। और फिर आती है कंपनियों की कमाई की बात, जो एक बड़ी चिंता का विषय है।
पिछले क्वार्टर के नतीजों को देखें तो सिर्फ 17% कंपनियों के रिजल्ट्स ही मजबूत थे। बाकी 83% या तो कमजोर थे या डाउनग्रेड हुए। जाहिर है, अगर कंपनियां ही अच्छा नहीं कमाएंगी तो कोई उनमें पैसा क्यों लगाना चाहेगा। अब तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ भारत की अंदरूनी कहानी नहीं है। दुनिया भर में भी कुछ ऐसी उथल पुथल मची है जो एफआईआईज को भारत जैसे बाजारों से दूर धकेल रही है। इसमें कई बाहरी दबाव शामिल हैं, जैसे भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील का अटका होना या फिर दुनिया भर में बढ़ता जियोपॉलिटिकल टेंशन। देखिए, जब भी माहौल में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक स्टॉक मार्केट जैसे रिस्की एसेट से पैसा निकालकर गोल्ड जैसी सेफ हेवन यानी सुरक्षित जगहों पर लगाना शुरू कर देते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आगे क्या ये बिकवाली का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, या कोई ऐसा ट्रिगर है, कोई उम्मीद की किरण है जो इन एफआईआईज को वापस भारत की ओर खींचकर ला सकती है? चलिए कुछ पॉसिबल ट्रिगर्स पर नजर डालते हैं। बिल्कुल, कई चीजें हैं जो इस माहौल को बदल सकती हैं। सबसे पहले तो कंपनियों की कमाई में सुधार होना जरूरी है। दूसरा, देश की जीडीपी ग्रोथ का मजबूत बने रहना बहुत अहम है। तीसरा, आने वाले यूनियन बजट में सरकार की तरफ से कुछ सपोर्टिव कदम उठाए जाएं। और चौथा, अगर विदेशी निवेशों के लिए टैक्स में कुछ कटौती की जाती है तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। और हां, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की बुनियादी ताकतें अभी भी अपनी जगह पर हैं। जीडीपी मजबूत है और सबसे बड़ी बात, हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनका भरोसा बाजार पर बना हुआ है। वो लगातार निवेश कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि एफआईआईज की इतनी बड़ी बिकवाली के बावजूद बाजार पूरी तरह से क्रैश नहीं हुआ है। और इसी के साथ एक बड़ा सवाल सबके सामने है। अब सभी की निगाहें 1 फरवरी को आने वाले यूनियन बजट पर टिकी है। क्या सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा वापस लौटे? क्या यह बजट बाजार के लिए वो जरूरी बूस्टर डोज साबित होगा जिसका सबको इंतजार है? खैर, इसका जवाब तो बहुत जल्द मिल ही जाएगा।